हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हमारे जो थर्ड लेसन चला हुआ था उसके इंटेक्स के क्वेश्चन करेंगे भी। तो देख लेते हैं टाइम खराब ना करते हुए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच। हमें कुछ मेटल के एग्जांपल देने हैं, जैसे कि पहला हमारे पास इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा मरकरी। ठीक है, इसका सिंबल भी याद कर लेना है Hg। कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ। एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो उसका आंसर हमारे पास आएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटल होती है भाई। जो ये सोडियम मेटल होती है, ये एक सॉफ्ट मेटल होती है। ये कैसी मेटल होती है भाई? ये एक सॉफ्ट मेटल होती है। इसे हम इजिली चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, गिव ए मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी कौन सी मेटल है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर है? तो हमारे पास दो हैं, एक तो हमारे पास सिल्वर होती है और एक कॉपर होती है। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। डैश इज ए मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड हो गया और हमारे पास मरकरी हो गया, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। जैसा कि देखो भाई, हमने किसके अंदर पढ़ा था? जब हम लेसन पढ़ रहे थे उसके अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो मेलिबिलिटी होती है वो क्या होती है। वो मेलिबिलिटी किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम उस मेटल को पीट पीट कर एक सीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो द मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट। ऐसी मेटल जिसको हम पीट पीट कर किससे कर दे, पतली सी सीट के अंदर कन्वर्ट कर दे, और हम कह सकते हैं कि वो मेटल क्या होगी भाई? मेलेबल होगी। सिल्वर एंड गोल्ड आर हाईली मेलेबल मेटल्स। आपको ये याद रखना है, जो हमारे पास सिल्वर मेटल होती है और हमारे पास जो गोल्ड मेटल होती है वो क्या होती है भाई? हाईली मेलेबल मेटल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डक्टिलिटी। द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर। तो डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को एक पतली सी वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम डक्टाइल कहते हैं। और सिल्वर इज हाईली डक्टाइल मेटल। जो हमारे पास सिल्वर होती है वो हाईली डक्टाइल मेटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। देखो भाई, ये पूछ रहा है यहाँ पर, हम जो हमारे पास सोडियम मेटल होती है ना, जो हमारे पास सोडियम मेटल होती है, हम उसको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा कर क्यों रखते हैं? ऐसा इसलिए होता है, जो हमारे सोडियम मेटल होती है ना, ये क्या होती है भाई? हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होती है? ये हाईली रिएक्टिव होती है। और ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आएगी, तो ये उसके साथ रिएक्शन कर जाएगी और ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है। ठीक है, सोडियम, जिससे ये ऑक्साइड बना लेगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन से बचने के लिए इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा कर रखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर रिएक्शन भी दिखा रखी है। अगर सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर मिलाकर ना रखा गया तो ये सोडियम ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, जिससे हम प्योर सोडियम को यूज ही नहीं कर पाएंगे। हमें तो सोडियम चाहिए था ना, ये तो चाहिए ही नहीं था, इसलिए। ठीक है, इसलिए हम इसको जो केरोसिन ऑयल है उसमें डुबा के रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम और कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। पहली रिएक्शन है, जो आयरन है उसकी रिएक्शन किससे करवानी है भाई? स्टीम से। देखो भाई, जो स्टीम होता है ना वो भी वाटर वेपर ही होती है ना, भाप होती है जो, उसके साथ रिएक्शन करवानी है। तो इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा? Fe2O3, Fe2O4 बनाएगा भाई। Fe2O4 प्लस जो H2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी। देखो भाई, ये रिएक्शन बैलेंस करके दिखा रखी है इधर। एक बार मैं दोबारा से लिखूं इस रिएक्शन को, देख लेते हैं। मेरे पास आयरन था, इसकी रिएक्शन किससे करवाई? भाप से करवाई, स्टीम से। तो इसने क्या बना लिया? Fe2O4 बना लिया। ठीक है, और H2 गैस बाहर निकल गई, H2 गैस बाहर निकल गई यहाँ से सोल्यूशन के अंदर से। अब इसको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो कितने हमारे पास? दो, एक ही है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। यही हो गया ना। और यहाँ पे आयरन कितने हैं? हम यहाँ पर आयरन हमारे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर आयरन हमारे 3 है भाई, 3, Fe3O4, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो करके दिखा रखी। और कैल्शियम के साथ और पोटेशियम के साथ ये दिखा रखी। जो हमारे पास कैल्शियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्या बना देता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
CaOH ट्वाइस और H2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है, ऐसे। बाद में यहाँ पे देखो इसको बैलेंस करके दिखा रखा है। यहाँ पर भी देखो हमारे पास जो पोटेशियम है H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्या बना लेता है अभी, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ पर बैलेंसिंग करके दिखा रखी है, ये आप कर सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Sample of four metal A, B, and C were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follow: metal iron, sulfate copper, sulfate zinc, sulfate silver nitrate। देखो ये बोल रहा है हमारे पास चार टाइप के मेटल्स है ए बी सी एंड डी, उन पर अलग अलग टेस्ट लगाया गया है। क्या होगा, इन्होंने ये पूछा गया है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से कौन सी ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो आंसर आ जाएगा बी, मेटल बी। क्यों होगा ऐसा, इसलिए क्योंकि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो जो लो रिएक्टिव मेटल है उनको डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। तो विच वुड बी ऑब्जर्व बी इज एडेड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। देखो मान लिया मेरे पास कोई भी मेटल बी है और उसको किसके अंदर डाल दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको इसकी जगह से रिप्लेस कर देगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, ये उसकी जगह पे खुद ले लेगा, ठीक है। देखो कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। और अरेंज करना है इनको, अरेंज ऐसे कर दिया भाई, ठीक है। तो ये था भाई इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron react with a dilute H2SO4। इन्होंने ये पूछा है कौन सी गैस निकलती है जब कोई भी रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करती है। फॉर एग्जांपल मान लिया कोई भी एक रिएक्टिव मेटल लगा लो, यानी सोडियम लगा लो, ठीक है, ये H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा बताओ, Na2SO4 बनेगा और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। या फिर और भी मेटल आप ले सकते हो इसकी जगह पे। और इन्होंने एक और बोला गया है एक केमिकल रिएक्शन लिखो जिसके अंदर आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है। देखो भाई ये पूछा इसने, हमारे पास एक आयरन मेटल है जो किसके साथ रिएक्शन कर रही है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर देखो FeSO4 बन जाएगा और जो H2 गैस है हमारी वो बाहर निकल जाएगी। तो जो इसकी जगह पे ये आ गया ऐसे, इसको बाहर निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये रिएक्शन है भाई, ये रही। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इन्होंने ये बोला है, मान लिया मेरे पास क्या है, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन था, FeSO4 का सोल्यूशन था, उसके अंदर जिंक मेटल डाल दी, तो क्या होगा। देखो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं, मेरे पास जिंक मेटल थी और ये मेरे पास आयरन सल्फेट का सोल्यूशन था, और इनके बीच में एक रिएक्शन होगी जिससे क्या होगा, जिंक है Fe को रिप्लेस कर देगा इसकी जगह से, क्या बन जाएगा ZnSO4, और क्या बन जाएगा यहाँ पर Fe बाहर निकल गया, Fe बाहर निकल गया, ठीक है। देखो भाई ये रिएक्शन डिस्प्लेस कर दिया, यानी जिंक है मोर रिएक्टिव मेटल है, उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। उनके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, किस किस के लिए, हमें सोडियम के लिए बनाना है, ऑक्सीजन के लिए बनाना है और मैग्नीशियम के लिए। देखो सोडियम के लिए बनाते हैं, सबको पता है भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। और हमारे पास एक ट्रिक क्या होती है, 2 8 18 32 ये होती है। तो पहली शेल के अंदर हमारे पास 2 हो जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 हो जाएंगे। और हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर केवल वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही दिखाने होते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, सोडियम ऐसे लिख के ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको कैसे जनरेट करेंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हो गया ना ऑक्सीजन। नेक्स्ट मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको ऐसे जनरेट कर देंगे मैग्नीशियम को ऐसे, ठीक है। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन निकली आनी चाहिए तो ही आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ Na2O
देखो भी ध्यान से, सोडियम है, कितने नंबर पे आता है बताओ? 11 नंबर पे आता है। पहले में 2, फिर यहाँ पे 1। ये मैं दूसरा सोडियम ले लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे Na2 होना, यहाँ पे दूसरा सोडियम ले लेता हूँ, इसमें भी 11। सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी भी, इसकी देखो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके में भी। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं। इसका देखो, ये इसका है, ये इसका है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 8 होता है। तो पहले में 2, फिर 6। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो वैसे ही इसको लिख दो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 की जरूरत है यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल गए, ध्यान से सुनना, अगर इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और यहाँ पर भी इनकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या करता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है भाई। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, ये ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और हमारे पास क्या बन जाता है? Na2O। ये हमारे पास क्या था? एक आयोनिक कंपाउंड बन गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है भाई, ठीक है। ऐसे ही आपको MgO का बना देना है, ठीक है। देखो ये बना रखा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? ऐसा इसलिए, ध्यान से सुनना, जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम सबको पता है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसे? ये हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे बनता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई? ये आयोनिक बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है भाई? ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है। और जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है भाई? ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता होगा तो इसे तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी हम किसकी फॉर्म में देंगे? हीट की फॉर्म में वो एनर्जी देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हीट देंगे ज्यादा तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई नहीं हो गया? तो इसलिए देखो वही रीजन है, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द आयंस नॉट मॉलिक्यूल्स। जो आयनिक कंपाउंड है वो आयंस की वजह से बनते हैं, ठीक है। आयंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम पर पॉजिटिव है और क्लोरीन पर हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? एक हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर ये कह सकते हो इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। उसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन था भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन द टर्म्स। सबसे पहले है मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? द कंपाउंड ऑफ ए मेटल विच ओकर इन नेचर वी आर नोन एज मिनरल। देखो भाई मिनरल्स क्या होते हैं, देखो भाई जब ज्वालामुखी फटते हैं ना, वहां से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारे सबस्टांस निकलते हैं जब हमारे ज्वालामुखी फटते हैं। तो उनके अंदर देखो बहुत सारे सैंड भी होती है ना, बहुत सारी क्या होती है भाई? इंप्योरिटीज भी होती है, बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है। और उन इंप्योरिटी और सैंड के बीच में हमारे पास मेटल भी होती हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने वाले होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक, इनको ही क्या बोला गया है भाई? मिनरल बोला गया है, ठीक है। मिनरल के अंदर क्या होता है भाई? मेटल प्रेजेंट होती है, यूजफुल यानी क्रूड मेटल प्रेजेंट होती है, बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है? ये मिनरल का ही एक फॉर्म होता है और। हम मिनरल को और बोल सकते हैं, हम मिनरल को क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं, लेकिन और को मिनरल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना, इसके अंदर मेटल होना कंपलसरी बात होती है। इसके और के अंदर मेटल होती ही होती है। मिनरल के अंदर क्या पता अपने जो काम की मेटल है वो हो भी या नहीं भी, इसमें कंडीशन होती है हमारे पास। इसमें मेटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है मिनरल के अंदर, लेकिन और के अंदर मेटल होनी ही होनी चाहिए, उसको हम और कहते हैं, ठीक है। और गैंग किसे कहते हैं? द इम्प्योरिटीज लाइक रॉकी सॉल्ट मेट डस्ट मॉइस्चर प्रेजेंट अलोंग विद और।
और के साथ जो भी सैंड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोला जाता है भाई? गैंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर फ्री स्टेट। ऐसी कौन सी दो मेटल है जो हमारे नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं? तुम देखो, अगर ये फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी, लो रिएक्टिविटी होगी। क्या होगी भाई? लो रिएक्टिविटी होगी। और लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे नीचे कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ठीक है, ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, फ्री फॉर्म के अंदर मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। हमारे पास देखो मेटल ऑक्साइड है, हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल, मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालने के लिए, ये हमारे पास प्योर मेटल, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो देखो ऑक्साइड है, ऑक्साइड से हमें मेटल, प्योर मेटल लाना है, यानी ऑक्साइड को हटाना है। और जब भी ऑक्सीजन को हटाना हो तो हम क्या करते हैं? बताओ जल्दी बताओ। रिडक्शन, हम रिडक्शन करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे, अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ये मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो प्योर मेटल हमारी निकल आएंगी बाहर। ठीक है, तो ये होता है भाई। आगे देख लेते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। जो जिंक के मेटल ऑक्साइड हैं और मैग्नीशियम और कॉपर के मेटल ऑक्साइड हैं, उनको हम फॉलोइंग के साथ हीट करेंगे। किस किस के साथ? मेटल, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। देखो देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर लो। ये कुछ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर भी थोड़ा अजीब है। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली। कौन सी मेटल जल्दी से कोरोड नहीं होती? आपको पता है, जिसकी रिएक्टिविटी, जिसकी हमारे पास रिएक्टिविटी लो होती है, जिसकी रिएक्टिविटी लो होती है वो जल्दी से कोरोड नहीं होती। तो रिएक्टिविटी लो किसकी होती है? गोल्ड और प्लेटिनम की। इसलिए ये इसका आंसर आएगा। एलोइज क्या होते हैं? मान लिया, एलोइज क्या होते हैं? ये सॉलिड मिक्सचर होता है दो या दो से मेटल का। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है भाई? मेटल ए है, और ये मेरे पास मेटल है बी। इन दोनों का आपस में मिक्सर बना देंगे, मेटल ए का और बी का आपस में मिक्सर बना देंगे। इस मिक्सचर को ये क्या बोलते हैं? एलोइज बोला जाता है। इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है भाई? एलोइज बोला जाता है। तो ये थे हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे भाई, तो जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। थैंक यू।